उमर का यह वीडियो हाथ लगना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टेरर मॉड्यूल के बाकी आरोपी तो गिरफ्त में हैं, लेकिन उमर तो ब्लास्ट के साथ उड़ गया था। इसलिए उसका पुराना वीडियो, उसका मोबाइल, उसकी बाकी चीजें अब धीरे धीरे सच को सामने ला रही। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि यह उमर ने वीडियो बनाया कब और रिकॉर्ड कहां पर किया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उमर पहले से लिखा कोई संदेश पढ़ रहा है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या उमर किसी के आदेश पर पहले से लिखा संदेश पढ़ रहा था। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि क्या यह वीडियो ब्लास्ट से कुछ दिन पहले का ही तो नहीं है। सवाल यह भी है कि वीडियो में उमर अंग्रेजी भाषा में सुसाइड बॉम्बिंग की बात क्यों कर रहा है। क्या ऐसा किसी खास मकसद से किया गया। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था और उमर का कमरा बिल्डिंग नंबर 17 में था। इसलिए ऐसा शक है कि यह वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही बना हो, यह संभव है। वीडियो के आखिर में उमर अपने कमरे की खिड़की भी दिखा रहा है, जिससे यह लग रहा है कि यह वीडियो किसी ऊपरी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुसाइड बॉम्बिंग को सही बता रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है, कह रहा है ये तो इस्लाम में ठीक है। और साथ ही आप देखिए कि वो इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि ये तो शहादत का काम है। मतलब जो सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ जाए, दूसरों को मार दे, वो इनकी नजर में शहीद है, तो ये अपनी नजर में शहीद हुआ है ये। और अभी तो सिर्फ उमर का एक वीडियो सामने आया है। आप सोचिए इसने क्या क्या किया होगा और ऐसे कितने उमर बैठे होंगे भाई। हो सकता है अभी कुछ और वीडियो, कुछ सबूत और सामने आए, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ उमर का मोबाइल फोन लग गया है। यह वो मोबाइल फोन है जो उमर ने अपने भाई को दिया था और कहा था कि अगर उसका नाम न्यूज में आए तो तुरंत इस फोन को नष्ट कर देगा। दावा है कि उमर ने अपने भाई जहूर इलाही को यह कहा था कि वो इस फोन का डेटा डिलीट करके इसे पानी में डाल दे। उमर ने अपने भाई को यह फोन तब दिया था जब वो 26 से 29 अक्टूबर के बीच कश्मीर आया था, यानी ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही सब हुआ था। इसका मतलब यह है कि उमर के इस फोन में वो राज छिपा है जिसे उमर किसी भी कीमत पर छिपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यह राज दूसरों के हाथ लगे। हो सकता है उमर के इसी फोन में पाकिस्तान के आतंकी संगठन से कनेक्शन के सबूत मौजूद हो, ऐसे सबूत जो पाकिस्तान को फिर बेनकाब कर दें। जांच एजेंसियों ने उमर के भाई को पकड़ा था। पूछताछ में उसने उमर के राज उगले और फोन के बारे में बताया। उमर के भाई की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ उमर का फोन लगा। हालांकि फोन डैमेज हो गया है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कुछ डेटा रिकवर कर लिया है। शुरुआती डेटा से पता चला है कि उमर बहुत कट्टर सोच वाला था। वो सुसाइड बॉम्बिंग से जुड़े आईएसआईएस और अलकायदा के रेडिकल वीडियोस देखता था। अब आप सोचिए कि जिन आतंकियों के रग रग में कट्टरता दौड़ रही है, जो धर्म के नाम पर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हार्डकोर आतंकियों में भी हमारे यहां के नेताओं को भटके हुए नौजवान दिखने लगते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए जरा, जो उमर जैसे आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी की एक नेता को सुनिए जो इस हालत के लिए मोदी सरकार की कश्मीर नीति को दोष दे रही है। सुनिए जरा इन लोगों को। देखिए, ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लामिक विद्वान है। ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले तो खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी सूरत भी जायज नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की दी हुई चीज को आपको लेने का इख्तियार नहीं है। और ऐसे भटके हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से इनका कोई वास्ता मतलब है। ये भटके हुए नौजवान हैं जो भटक करके इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। तो आप अगर सबको पनिश करेंगे, सबको आप देशद्रोही बनाएंगे कश्मीर में, तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि इसमें डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व। जैसे अब पुलिस अपना वर्जन कह रही है कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व इन दिस होल नेटवर्क, जो इनको मॉड्यूल मिला। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ऐसा कारनामा क्यों करेगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, बट दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज रॉन्ग। कश्मीर में कुछ रॉन्ग नहीं है मैडम, आपके दिमाग में रॉन्ग चल रहा है। आपकी पॉलिटिक्स रॉन्ग दिशा में जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। कह रही हैं डॉक्टर कैसे आतंकी बन सकता है। मतलब डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर में कोई कमी नहीं थी, वो तो आतंकी बन गया क्योंकि सिस्टम खराब है। कश्मीर में हालात खराब हैं, कश्मीर में हालात खराब हैं, डॉक्टर उस वजह से आतंकी बना।
तो उसको बाबरी मस्जिद का बदला क्यों लेना था? बोलता कश्मीर का बदला लेना है। 6 दिसंबर प्लान कर रहे थे ये लोग, बाबरी की बातें चल रही थी इनकी, दिमाग में बाबरी भरा है, उससे निकल नहीं पा रहे। और कश्मीर के हालात मैडम के हिसाब से खराब हैं। क्यों? क्योंकि इनको वोट नहीं पड़ रहे वहां, इनकी पार्टी को वोट नहीं पड़ रहे वहां पर, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। इसलिए ये वो नेता हैं जो मोदी विरोध में आतंकियों का भी बचाव करने लगते हैं, उन्हें पीड़ित बताने लगते हैं, उन्हें हालात का मारा बताने लगते हैं। वैसे तो कहेंगे आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन बचाव फिर क्या देख के कर रहे हैं? जबकि इसी देश के सिस्टम में रहते हुए इन्हें डॉक्टर बनने का मौका मिला। अंग्रेजी सुनिए इसकी, 2 कौड़ी की अंग्रेजी है, फिर भी कहीं एडमिशन मिला, कहीं जो है वो पढ़ा लिखा डॉक्टरी कर रहा था, फिर भी इसको देश में दिक्कत ही दिख रही थी। लाखों की सैलरी मिल रही थी, लेकिन देश में दिक्कत थी। इनमें से किसी की सैलरी तो 4-4 लाख रुपया महीना है, फिर भी दिक्कत है। और तो दिक्कत तुम्हारे अंदर है, देश में क्या दिक्कत है भाई? इन्हें विदेश में घूमने का मौका मिल रहा था, डॉक्टर होने का मान सम्मान मिल रहा था, लाखों के रुपए महीने कमाने वाले और इंग्लिश बोलने वाले ये डॉक्टर दबे कुचले और पीड़ित तो नहीं थे। और पीड़ित होते भी तो आतंकी बनने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। फिर भी इंडी गठबंधन के नेताओं को इन आतंकियों में भटके हुआ नौजवान दिखता है। देश के हालात में कमी है, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं। लेकिन जांच एजेंसियों को पता है कि ये भटके हुए नौजवान कितने रेडिकल थे, कितने हार्डकोर आतंकी बन चुके थे। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों का पूरा फोकस उमर पर था। वो दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी है। उमर ने कार में खुद को उड़ा लिया था, और जिस तरह से उमर अपने वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा था, उससे दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का शक और गहराता जा रहा है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग जैश के आतंकी हमलों का ही एक तरीका है। दूसरी बात, 28 साल का डॉक्टर उमर उसी पुलवामा का रहने वाला था जिस पुलवामा में साल 2019 में सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला हुआ था। उस हमले में भी कार सवार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। पुलवामा हमले में भी जैश का हाथ था, और अब दिल्ली ब्लास्ट में भी उसी पैटर्न पर आतंकी ने कार में धमाके के साथ खुद को उड़ा लिया। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि जैश का पोस्टर चिपकाने की घटना की वजह से ही यह पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ। यह सारी थ्योरी, ये सारे सबूत जैश-ए-मोहम्मद की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी इंतजार कर रहे हैं कि पूरा खाका खींचो, एक एक सबूत जुटाओ, इतना पुख्ता जुटाओ कि दुनिया में जब पाकिस्तान रोते हुए जाए तो वो सबूत दुनिया के मुंह पे मारेंगे। देखो इसलिए मार रहे हैं। जब से भारत में आतंकवाद के खिलाफ प्रहार तेज हुआ, तब से पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुद को बचाने के लिए दूसरे नाम से काम करने लगे। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कुछ ऐसे संगठन क्रिएट करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लगे कि अरे ये तो इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया के संगठन कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम जैश-ए-मोहम्मद और दुख्तरान-ए-मिल्लत के बीच कनेक्शन को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। दुख्तरान-ए-मिल्लत महिलाओं का एक कट्टरपंथी संगठन है, जिसकी प्रमुख आजिया अंद्राबी टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से साल 2022 में गृह मंत्रालय ने इसे बैन कर दिया था। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इसी सिलसिले में कुलगाम में एक डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उसकी पत्नी शहजादा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज को शक है कि डॉक्टर की पत्नी शहजादा दुख्तरान-ए-मिल्लत को फिर से रिवाइव करने में जुटी है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी को जैश ने ही दुख्तरान-ए-मिल्लत को फिर से रिवाइव करने का काम सौंपा है। यह खुलासा भी हुआ है कि डॉक्टर उमर की पत्नी शहजादा अख्तर लोकल महिलाओं को रेडिकल बनाने में जुटी हुई थी। दोनों के पास से 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, एक टैबलेट और कुछ भड़काऊ सामग्री मिली है। यानी जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कश्मीर में महिला आतंकियों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटा हुआ था। मसूद अजहर का प्लान था कि वो पर्दे के पीछे छिपकर किसी और संगठन के जरिए भारत में आतंकवाद का जाल बिछाएगा और जैश का नाम नहीं आएगा।